में यदि हम लोग हैं यहाँ पे सरफेस पे, कहीं पे भी यदि है, कहीं पे भी यदि है, तो हम लोग को बाउंड करके रखा हुआ, बांध के रखा हुआ है कौन? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस तरह से और कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाता? बोलोगे? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन? एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ। बिल्कुल सही बात है। एटमॉस्फेयर, अर्थ के चारों ओर एयर का जो स्फीयर, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर भी यदि है, अवेलेबल है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ही कारण, क्योंकि अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो आसपास जितना भी एयर है उसको भी अट्रैक्ट किया हुआ है। इसलिए क्या है, एयर, बहुत सारा एयर का जो पार्टिकल्स है वो क्या है, इससे बंधा हुआ है। ये भी एक पॉइंट हुआ कि अर्थ के चारों ओर एयर का स्फीयर है, दैट इज एटमॉस्फेयर है, और ये पॉसिबल तभी है जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है। और सर रेनफॉल ऑन द अर्थ। रेनफॉल यदि हो पा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ही कारण, कि वह नीचे की ओर आता है, नहीं तो ऊपर तक इधर उड़ जाता है, पता नहीं, हवा के कारण। बिल्कुल सही है। और कुछ ध्यान में आ रहा है? रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। हाँ, बिल्कुल सही बात। ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर मून रिवॉल्व करता है। क्यों रिवॉल्व कर पाता है? क्योंकि दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कराता है। ठीक है। तो द मोशन ऑफ प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स, ये बोल सकते हैं। ठीक है, कि प्लैनेट का मोशन और सैटेलाइट का मोशन, जिस तरह से वो रिवॉल्व करता है, ये रेस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स की। और कुछ सर टाइड्स, ये सब जो होता है वो भी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लगभग बहुत सारा पॉइंट्स आ गया। बिल्कुल सही बात। देखो, टाइड्स का जो फॉर्मेशन होता है, 24 आवर्स में, एक दिन में 2 बार टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे ओशियन, सी ओशियन का जो पार्ट है, अर्थ का बड़ा हिस्सा वाटर है, मून और अर्थ के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है कि जो वाटर जो है, वाटर क्या होता है, जो उसका अपर सरफेस बोल सकते हो, फ्री टू मूव करने के लिए वो फ्री है। तो जिस तरह से क्या होता है, बड़ा बड़ा वेव्स बनता है। छोटा वेव को जनरल वेव भी बोल देते थे, लेकिन जब काफी ऊंचा, लगभग 10 to 15 मीटर्स तक का ऊंचा वेव बनता है, उसको टाइड्स बोलते हैं। तो टाइड्स के फॉर्मेशन के लिए भी अर्थ और मून दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही रेस्पॉन्सिबल है। तो टाइड्स का फॉर्मेशन भी होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण होता है। बिल्कुल सही बात है। और कुछ पॉइंट्स आ रहा है, बताओ। चलिए ठीक है, काफी है। क्या आप लोग लिख लोगे ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, हम क्वेश्चन दे देते हैं। एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट बना के लिखा भी है, उसका हेल्प लेके आप लिख सकते हो। ठीक है, हम बस क्वेश्चन लिख देते हैं और होमवर्क लिख देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जरूर, ताकि आपके ध्यान में रहे। जरूर लिख लेना है खुद से। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक हम क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। ले लिए?
Yes, sir. ध्यान दोगे, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखोगे केपलर्स ने प्लैनेट से रिलेटेड कि कोई भी प्लैनेट सन के चारों ओर किस तरह से रिवॉल्व करता है या क्या रूल्स फॉलो करता है, उससे रिलेटेड 3 लॉज दी, ठीक है, जो केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट लॉ क्या है समझो। फर्स्ट लॉ ये है कि कोई भी प्लैनेट जो होता है सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, सर्कुलर पाथ में नहीं, इलिप्टिकल पाथ में। ध्यान देना, एग्जैक्ट वो एक इलिप्टिकल पाथ होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेशन के लिए, अभी सुविधा के लिए हम लोग सर्कुलर पाथ ले लेते हैं, क्योंकि अभी इलिप्स के बारे में आप नहीं पढ़े हो। इलिप्स एक टॉपिक आप पढ़ोगे 11th क्लास में, इसलिए हम भी जब समझा ले रहे होते हैं तो हम बोल देते हैं कि सन के चारों ओर प्लैनेट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन जब आगे चल के आप 11 में जाओगे तो हम लोग सर्कुलर के बजाय एग्जैक्ट इलिप्स के ही अनुसार सारा प्रूफ करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास इलिप्स का फॉर्मूला नहीं है, इसमें कुछ कुछ टर्म्स जो इन्वॉल्व है वो अभी पता नहीं है, आगे चल के आपको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन जब लॉ है तो उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला लॉ क्या दिया गया कि कोई भी यदि प्लैनेट है सन के चारों ओर वह रिवॉल्व करता है एक इलिप्स
का शेप में या इलिप्टिकल पाथ में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। और सन का जो नहीं होता है, ठीक है, जैसे सर्कल का एक सेंटर होता है, दो फोकस होता है, एक फोकस यहाँ पे, एक फोकस यहाँ पे, फोकस, दो फोकस होता है। फोकस का प्लूरल फोकाई, जैसे रेडियस का प्लूरल होता है रेडियन, उसी तरह से फोकस का प्लूरल हो गया फोकाई। तो सन कहां पे लोकेट करेगा, सन का पोजीशन कहां पे होगा, तो ये इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्टिकल पाथ के लिए दो फोकस होगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो दोनों में से किसी एक जगह पे सन का पोजीशन होगा हमेशा। ऐसा नहीं कि कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी होगा, यहाँ 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 कहीं, ऐसा नहीं। दो फोकस है, दो फोकस में से ही कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे सन का लोकेशन होगा, ठीक है। तो यही है पहला लॉ। Each and every planet revolves around the sun in a elliptical path such that the position of sun is one of the foci. दो फोकस होता है, उनमें से एक फोकस पे उसका पोजीशन होगा, one of the foci of the ellipse. ellipse मतलब ये। फर्स्ट पॉइंट समझ गए, किन्हीं को दिक्कत है बताओगे? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में किन्हीं को दिक्कत है? नो सर। चलो ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो। सेकंड पॉइंट हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम लिखाते हैं सेकंड लॉ। देखो यहां पे सन का पोजीशन है, यहां प्लैनेट का पोजीशन है। यदि हम ये दोनों इसके पोजीशन को यदि हम ज्वाइन कर दें, एक लाइन मिलेगा, सन का पोजीशन या प्लैनेट का पोजीशन ज्वाइन करते हैं, एक लाइन मिलेगा। और ये जो लाइन है इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है। इसका क्या मतलब हुआ समझो। यदि 1 जनवरी को अर्थ का पोजीशन यहाँ पे है और 5 जनवरी को मूव करके वो यहां तक आ गया। इसका मतलब कितना एरिया स्वीप किया, देखो ये जो लाइन है ये यहां से यहां तक आ जाएगा, मतलब इतना एरिया ये स्वीप किया। ठीक है, ये जो लाइन है 5 डेज में कितना एरिया स्वीप करता है, इतना। अब कोई दूसरे टाइम इंटरवल का बात करता है, कुछ अलग टाइम पे, मान लो कि ये 1 अगस्त का बात है। अब 5 अगस्त जब हो जाएगा तब सन अर्थ का पोजीशन यहां पे होगा, और सन और प्लैनेट को ज्वाइन कर दिया, ये एक लाइन 5 दिन में इतना दूर तक चला गया, कितना एरिया स्वीप किया ये। सेकेंड लॉ ये कहता है कि दोनों एरिया क्या होगा, सेम होगा, इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करता है। ठीक है, इसके लिए देख लो क्या करना पड़ रहा है इसको। प्लैनेट के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है और यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, the line joining the sun and planet sweeps equal area in equal interval of time। ठीक है, तो यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ पे क्या है, ज्यादा। आप समझ सकते हो, ये लेंथ ज्यादा है तो ब्रेथ कम, और यहाँ पे लेंथ कम है तो ब्रेथ को ज्यादा रखा गया ताकि एरिया क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऐसा बात नहीं है, अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जब प्लैनेट दूर है तो डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है, जब सामने है तो इसका मतलब क्या है,
सेम टाइम पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, यह सेकंड लॉ है। क्या समझ गए सेकंड लॉ? हाँ जी, Yes, sir. ठीक है, सेकंड लॉ भी लिख दे रहे हैं। ये सेकंड लॉ लिखने के बाद फिगर बनाना था, चलो ऊपर रहने दो। सर वीडियो एकदम पूरा ब्लर आ रहा है। हाँ, ब्लर आ रहा है। No, sir. सर वीडियो क्लीन है। स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिए। देखो थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, ध्यान देना। सपोज सन है और ये अर्थ है, ठीक है। तो इस जगह पे आप देख सकते हो कि डिस्टेंस ज्यादा है, इसमें डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस मीडियम है। तो एक एवरेज डिस्टेंस हम लोग लेंगे, सन और प्लानेट अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लिया गया है, बुक में आपको मिल जाएगा डाटा में, ठीक है। आप समझ सकते हो कि वो वेरी कर रहा है, कभी ज्यादा है कभी कम है, तो एक एवरेज डिस्टेंस लिया जाता है। उस डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं आर से, उस डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं आर से। तो थर्ड लॉ ये कहता है कि ये इस डिस्टेंस का यदि हम क्यूब लें, आर क्यूब, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ रिवोल्यूशन। मतलब अर्थ इसके चक्कर लगा रहा है कितना टाइम में, आपको पता है 365 दिन में। तो यदि हम 365 डेज का स्क्वायर करेंगे और यदि हम बोलेंगे कि एवरेज डिस्टेंस कितना है, आप जो भी होगा वो ले लेते हैं, इसका क्यूब करें, तो ये दोनों क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है का क्या मतलब है कि यदि ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो ड्यूरेशन टी स्क्वायर भी बढ़ेगा। मतलब क्या है, देखो
जैसे अभी हम क्या करते हैं, मान लो कि अर्थ के लिए टी का वैल्यू 365 डेज, 365 का स्क्वायर किए, आर का वैल्यू ले लिए, डिस्टेंस जितना भी किलोमीटर है, ठीक है, मान लो कि 10 टू द पावर 10 किलोमीटर ले लिए, टी स्क्वायर किया, आर क्यूब किए, ये जो वैल्यू आया कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ गया, कोई पर्टिकुलर वैल्यू कांस्टेंट की, तो लॉ ये कहता है कि दूसरे प्लैनेट के लिए भी वही होगा। जैसे यदि हम लोग बात करें कि मरकरी सबसे सामने है अर्थ के, तो वह मात्र 82 या 78 डेज में ही वो पूरा का पूरा क्या करता है, चक्कर लगा लेता है, ठीक है, लगभग 80 दिन में। तो 80 दिन में पूरा का पूरा चक्कर लगा दे रहा है, मतलब यहाँ पे 80 का स्क्वायर करेंगे, ये डिस्टेंस भी क्या है, कम है, आर का क्यूब करेंगे, तो ये जब हम लोग रेशियो लेंगे तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या होगा, सेम वैल्यू आएगा जो अर्थ के लिए आया था, ठीक है। यही कह रहा है थर्ड लॉ कि टी स्क्वायर किसी भी प्लैनेट के लिए उसका रिवोल्यूशन का जो ड्यूरेशन है उसका स्क्वायर करेंगे, एवरेज डिस्टेंस जो है सन और प्लैनेट के बीच उसका हम क्यूब करेंगे, तो ये दोनों क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। यही थर्ड लॉ है, समझ गए थर्ड लॉ क्या है? यस सर। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर ले ली। ठीक है, ध्यान दोगे, मास के बारे में तो पता होगा, सबसे पहले हम वेट क्या है ये समझाते हैं, फिर डिफरेंस दिखाएंगे। देखोगे हम लोग जैसे अभी जाने चैप्टर ही पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन, ठीक है, जहां पे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जाने, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में जाने। तो देखो अर्थ क्या है, टेंडेंसी उसका क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचती है, ठीक है। तो ये अर्थ है, 1 kg का यदि ऑब्जेक्ट है इसको भी अपने सेंटर की ओर खींच रही है, 2 kg का ऑब्जेक्ट है इसको भी अपने सेंटर की ओर खींच रही है, ठीक है। तो ध्यान देना, क्या अर्थ 1 kg के ऑब्जेक्ट को जितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, 2 kg के भी ऑब्जेक्ट को सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है कि कुछ ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, ये बताओ तो। सेम फोर्स। सेम फोर्स, सेम फोर्स। Yes, sir. सेम फोर्स नहीं, एक्सेलरेशन यस सर। सेम है, जी का वैल्यू दोनों के लिए सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, समझो बात को। g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मान लो कि ऑब्जेक्ट दोनों है तो रिलीज कर दे तो दोनों में एक्सेलरेशन सेम क्रिएट होगा, लेकिन दोनों में सेम फोर्स नहीं लग रहा है, दोनों में फोर्स कितना होगा ध्यान देना। तो हम बोलेंगे इस पे फोर्स कितना लग रहा है, इसके लिए F1 यदि हम बोले 9.8 Newton. हाँ, F इक्वल टू बोलेंगे m a, लेकिन a के लिए तो यहाँ पे बोलेंगे क्या, g,
क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ 1 kg का ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स से खींच रही है? 1 into 9.8 को सुविधा के लिए अभी 10 ले रहे हैं, 10 तो होगा 10 न्यूटन। 2 kg के ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स से खींच रही है? तो हम बोलेंगे mg, that is 2 into 10, that is 20 न्यूटन। 5 kg के ऑब्जेक्ट को मेरे पर कितना फोर्स लगाएगी बताओ, ओरली बताइए। Sir, 50 kg. Sorry, 50 Newton. 50 न्यूटन। ठीक है, तो यही क्या है? वेट है। अर्थ 1 kg का ऑब्जेक्ट को 10 न्यूटन का फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, तो 10 न्यूटन वेट हुआ ऑब्जेक्ट का। 2 kg ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगा रही है टुवर्ड्स द सेंटर? 20 न्यूटन। 5 kg के ऑब्जेक्ट को 50 न्यूटन, इसी को वेट बोलते हैं। दैट इज वेट इज अ फोर्स by which the earth attracts an object towards its center। ठीक है, और वेट का फॉर्मूला क्या होगा ध्यान देना। F जो हम बोले, F के बदले में हम लोग लिखते हैं W, W इक्वल टू mg। वेट का फॉर्मूला क्या है देख लो। वेट एक्चुअल में फोर्स है, फोर्स के लिए हम लोग यहाँ पे एक नया सिंबल लिख रहे हैं W, W इक्वल टू mg। एक्चुअल में F इक्वल टू ma का ही फॉर्मूला है, बस सिंबल चेंज हुआ है। तो ये समझ गए कि वेट है क्या? Yes, sir. वेट एक फोर्स है कि कोई एक यदि ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की ओर कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। तो चूंकि वेट एक फोर्स है इसलिए इसका एसआई यूनिट क्या होगा बताओ? Newton. न्यूटन। लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकली, जैसे डे टू डे लाइफ में हम लोग बोल देते हैं कि मेरा वेट 60 kg है, तो ये गलत हम लोग बोलते हैं, साइंस के लैंग्वेज में गलत है ये। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस या फिर जब आप लिखोगे वेट कभी केजी में मत लिखना। केजी में लिख रहे हैं इसका मतलब आप क्या शो कर रहे हो वहां पे, वेट या मास? मास। मास। हाँ, तो मास को केजी में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वेट को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूटन में। ठीक है, हाँ देखोगे वेट का एक दूसरा भी यूनिट लिया जाता है केजीएफ। केजीएफ का मतलब क्या हुआ? हम सीधे बोल देते हैं कि 1 केजी का ऑब्जेक्ट है तो 10 जो है मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो सीधे बोल देते हैं 1 केजीएफ न्यूटन, सॉरी न्यूटन नहीं बोलेंगे, 1 केजीएफ वेट है इसका। 1 केजी का ऑब्जेक्ट है तो 1 केजीएफ वेट हुआ। 2 केजी का ऑब्जेक्ट है तो 2 केजीएफ वेट हुआ। तो वेट का एक यूनिट केजीएफ भी है, मतलब किलोग्राम का फोर्स लग रहा है। तो बोलेंगे न्यूटन में कितना, तो बोलेंगे ठीक है 10 से मल्टीप्लाई कर लो, न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, तो वेट का एक दूसरा यूनिट क्या है? केजीएफ। इसीलिए स्प्रिंग बैलेंस में जो है, स्प्रिंग बैलेंस में यदि हम लोग बोलेंगे कोई ऑब्जेक्ट को लटका के देख रहे हैं तो उसमें केजीएफ रीडिंग हम लोग लेते हैं कि 10 केजी का ऑब्जेक्ट है तो वो नीचे की ओर खींच रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है? 10 केजीएफ का फोर्स लगा रहा है, तो 10 केजीएफ तक का रीडिंग देता है। तो वेट को हम लोग मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से, लेकिन मास को मेजर करते हैं किसमें? बीम बैलेंस से। बीम बैलेंस मतलब वही तराजू। ठीक है, तो एक डिफरेंस ये भी हुआ। वेट एक फोर्स है इसलिए ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास क्या है? स्केलर या वेक्टर? Scalar. स्केलर। स्केलर क्वांटिटी। हाँ, अच्छा बताओ वेट कभी चेंज होगा कि नहीं होगा? दूसरे प्लैनेट में हम लोग चल जाएं तो वेट वही रहेगा कि अलग हो जाएगा? सर अलग हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन अलग हो ग्रेविटी अलग हो जाएगा। जाएगा। बिल्कुल सही बात। वेट का फॉर्मूला क्या है? W इक्वल टू mg। दूसरे प्लैनेट में g का वैल्यू अलग होता है तो वेट भी हमारा अलग हो जाएगा। जब मून में जाएंगे, याद करना हम प्रूफ भी किए हुए थे कि वहां पे 1/6 है। मून में जाएंगे तो हमारा यदि वेट 60 kgf है, मतलब 600 न्यूटन है, वहां पे हो जाएगा 100 kg, सॉरी 10 kgf। ठीक है, मतलब 100 न्यूटन हो जाएगा, 600 न्यूटन के बजाय हो जाएगा 100 न्यूटन। साथ ही साथ प्लानेट अर्थ में भी जी का वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। हाइट पे जाएंगे,
जी का वैल्यू कम हो जाता है तो वेट भी क्या होगा, कम होगा। पोल और इक्वेटर पे भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट का वेट अलग अलग होता है। पोल पे मैक्सिमम होगा, इक्वेटर पे मिनिमम होगा। ठीक है, तो वेट वेरी करता है लेकिन मास कभी वेरी नहीं करता है। ठीक, समझ गए वेट क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए? यस सर। चलो ठीक है। मिटाते हैं फिर लिखवा देते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले लो।
सर ले लिए। बेटा ठीक है। यस सर। देखो ध्यान दोगे, फर्स्ट चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हुए है ना, याद करना। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हुए थे, उसका प्रूफ भी हम लोग ग्राफिकली किए थे, मैथमेटिकली किए थे। ये तीनों इक्वेशंस का यूज इस चैप्टर में भी होगा, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वेरिएंस किया गया है। क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऊपर से रिलीज करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है या नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी में चेंजेस आता है इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, और इस एक्सेलरेशन का एक पर्टिकुलर नाम है, क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और सिंबल भी है जी, स्मॉल जी। इसीलिए ए के बदले में यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या, जी। इसलिए जहां जहां ए था वहां पे जी दिख रहा है। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर के लिए फेंका जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसको हम लोग हाइट के भी रूप में ले सकते हैं, या कितना हाइट से रिलीज किया गया। इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी लिया गया है एच के रूप में, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो था बिल्कुल वही है, आप चाहो तो बिना चेंज किए यूज करो, गलत नहीं होगा। कि सर हम एस लिख के बना दिए तो गलत नहीं होगा, ए लिख के भी बना दिए तो गलत नहीं होगा, मार्क्स नहीं कटने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक अलग एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं, इसलिए सिंबल भी चेंज कर दिया गया है। तो ए के बदले जी होगा और एस के बदले क्या होगा, एच होगा, स्मॉल एच। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नो सर। चलो ठीक है। देखो जब भी ऐसा रहेगा कि जब हम नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं, ऐसे मान लो कोई 20 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट को फेंके, तो नीचे से जब ऊपर जाएगा इनिशियल वेलोसिटी कितना, 20 मीटर पर सेकंड। जैसे जैसे ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। तो हम बोलेंगे, तो जब नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना होगा, 0। वही हम लिखे हुए अपवर्ड मोशन के लिए फाइनल वेलोसिटी हम लोग क्या लेंगे, 0। ये याद रखने लायक है। और जब नीचे से ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, दैट इज रिटार्डेशन है। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इसलिए जी का वैल्यू कैसा लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। और
जब हम कोई हाइट से ऑब्जेक्ट को जस्ट रिलीज करेंगे, जस्ट रिलीज किए इसका मतलब क्या है, उसका वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, जस्ट जब रिलीज करेंगे ऑब्जेक्ट को। और जब रिलीज करना है धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है वेलोसिटी इसका मतलब क्या है, इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन है, तो स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये सब टर्म्स याद रखना है हम लोग फॉर्मूला जब भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक काम करोगे, एनसीईआरटी से एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा इस तरह से, तो देखो ना क्वेश्चन नंबर 8, 9 ऐसा कुछ क्वेश्चंस दिखेगा, कोई एक क्वेश्चन पढ़ो, एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, बाकी वो होमवर्क भी दे देंगे, आज हम थ्योरी ही रखते हैं लेकिन एक क्वेश्चन करवा देते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज निकालिए और क्वेश्चन जिसमें 2-3 क्वेश्चन एक साथ पूछा हो 1 2 3 करके, वो क्वेश्चन एक पढ़ो, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन से कोई सर क्वेश्चन नंबर 6 में 1 पॉइंट करके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है बोलो? Happens to the force between two objects if the mass of one object is doubled. Second, the distance between the object is doubled at ऐसा रहेगा, देखो ऐसा रहेगा कि हाइट निकालो, ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज किए तो कितना वेलोसिटी से टकराएगा जमीन पे, वो निकालो, ऐसा क्वेश्चन है देखो। है। वो क्वेश्चन यहाँ पे अप्लाई क्वेश्चन नंबर 13 है। 13, चलो ठीक है, 13 पढ़िए। A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meter per second. Calculate. First question है the maximum height to which it rises. Second है the total time it takes to return to the surface of the earth. ठीक है, देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंके, 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंके हैं, बोला जा रहा है मैक्सिमम कितना हाइट तक वो रीच करेगा, ये निकालो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो जाने में कितना टाइम लेगा, फिर आने में कितना टाइम लेगा। तो ये चीज जान लेना, जितना टाइम जाने में लेगा उतना ही टाइम आने पे भी लेता है, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग ये निकालेंगे कि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाने के लिए मान लो 2 सेकंड लेता है, ये निकाल लिए, तो रिटर्न में भी 2 सेकंड लेगा, मतलब टोटल टाइम होगा 4 सेकंड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के लिए ध्यान देना, अपवर्ड मोशन है, ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 49 मीटर पर सेकंड। जी का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, ये बताओ? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव। हमको h निकालना है, ठीक है। अच्छा बताओ, मैक्सिमम हाइट पे जाके उसका वेलोसिटी कितना होगा? 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे, अच्छा बताओ h निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओ, सेकंड या थर्ड? सर थर्ड लगाएंगे, क्योंकि टाइम इन्वॉल्व नहीं है, टाइम और डिस्टेंस दोनों मेंशन होता है तो सेकंड लगाते हैं, टाइम मेंशन नहीं है तो थर्ड लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे, इधर बना दे रहे हैं, v² = u² प्लस 2gh। v का वैल्यू 0, u का वैल्यू है 49 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू h। ये वैल्यू उठा के इधर ले आओ, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 49 इंटू 49 पता चला h इक्वल टू क्या होगा, 49 इंटू 49 बाय 2 इंटू 9.8, पॉइंट हटा दो, यहां आ जाएगा
49 टू जा, ठीक है, यहां से कैंसिल करो, फिर काटोगे क्या आएगा, ठीक है। तो हाइट निकल गया कि कितना हाइट तक रीच करेगा, कोई दिक्कत यहां तक में? नो सर। फिर देखेंगे कि कितना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए। फिर से एक बार फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, v का वैल्यू 0, मैक्सिमम हाइट पहुंच के वेलोसिटी 0 हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना 49 प्लस 9.8 प्लस माइनस माइनस हुआ, इसको उठा के इधर ले आए प्लस, फाइव सेकेंड्स, मतलब ऊपर तक पहुंचने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है, 5 सेकेंड, नीचे आने के लिए भी 5 सेकेंड लेगा, तो लिखेंगे टोटल टाइम ऑफ जर्नी इक्वल टू 10 सेकेंड्स। फाइव प्लस 5 दैट इज 10 सेकेंड। क्वेश्चन समझ गए इसको? सर चलो ठीक है, तो देखिए उसमें और इस ढंग का क्वेश्चन है, बन जाएगा, एक बार पढ़ लो तो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। Excuse me, sir. जी बोलो। Sir, एक क्वेश्चन था. हाँ बोलिए। A ball is dropped from the edge of a roof if it takes 0.1 second to cross a window of height 2 meter. Find the height of the roof above the top of the window. अच्छा चलो ठीक, एक बार फिर से पढ़ना क्वेश्चन को। A ball is dropped from the edge of the roof. It takes 0.1 second to cross a window of height 2 meter. Find the height of the roof above the top of the window. Above the top of the window, चलो ठीक।
देखो क्वेश्चन आपका यही है ना, समझोगे क्वेश्चन को। कोई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से मान लो कि छत के किनारे से एक बॉल को हम रिलीज करते हैं। बॉल रिलीज किए, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है, 0। और यहाँ पे ये विंडो है सी से डी तक, ये विंडो का लेंथ है। तो ये पूरा विंडो को कवर करने के लिए वो 0.1 सेकेंड ले रहा है, 0.1 सेकेंड। तो आपको ये बताना है कि ये डिस्टेंस कितना है, यही ना कि ए से सी Yes, तक का sir. distance, मतलब विंडो का जो टॉप है इसके ऊपर का हाइट निकालना है। क्लियर? Yes, sir. कोई डाटा नहीं दिया हुआ है, बस यही दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए 0.1 सेकेंड लगा है, और कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आया सर उसमें। वो 2 और फिर वो 2 मीटर है, मतलब उसका विंडो का हाइट 2 मीटर है। अच्छा 2 मीटर। तो ये जो लेंथ है ये 2 मीटर है, ये है 2 मीटर, CD इक्वल टू 2 मीटर। CD है 2 मीटर का है, और टाइम सेकेंड टू कवर CD इक्वल टू 0.1 सेकेंड, ये है। देखो हम लोग क्या करते हैं, ये 0 मीटर पर सेकंड से रिलीज किया गया है, और मान लेते हैं कि ये A से C तक जब ये पहुंचता है C, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी हो जाता है मान लो कि V या V1 हो जाता है। ठीक है, इस जगह पे वेलोसिटी हो जा रहा है V1। ठीक है, इसका वेलोसिटी हो जा रहा है V1, और इसके बाद V1 वेलोसिटी से वो बढ़ते जाता है, और इतना डिस्टेंस वो कवर करता है, कितना, इतना डिस्टेंस को वो कवर कर लेता है 0.1 सेकेंड में। चलो हम लोग AC को एज्यूम करते हैं X। ऑब्जेक्ट जब रिलीज किए तो V1 कितना हो रहा है ये देखते हैं। तो हम बोलेंगे V इक्वल टू U प्लस GT। ठीक है, यहां से यहां तक टाइम लग रहा है, मान लो कि t सेकंड ले रहा है, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा U प्लस G। G को यहाँ पे स्मॉल g ही रहने देते हैं, बाद में पुट करेंगे 9.8, या पुट कर देते हैं थोड़ा 9.8 t। ठीक है, तो इतना हो जा रहा है 9.8 t। फिर आंसर वेलोसिटी की है देखो, ये तो समझ में आ गया होगा ये इक्वेशन। इस Yes, इक्वेशन में sir. इस इक्वेशन में यही किया है कि V1 वेलोसिटी कितना होगा, मान लो यहां से यहां तक आने के लिए t टाइम ले रहा है, तो V1 इक्वल टू U प्लस GT, U 0 है ये ले लिया। अब देखो C से D तक जब कवर कर रहा है, टू कवर CD, ये जो है यहाँ पे हम लिया हुआ है टू कवर CD। जब CD डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है V1, और इनिशियल वेलोसिटी V1 है, और टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में ले रहा है 0.1 सेकेंड। तो हम लोग बोल सकते हैं H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। H का मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल किया 2, U यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है V1 है,
9.80 कितना टाइम में कवर कर लेता है? 0.1 सेकेंड प्लस हाफ दिस वन। अब देखो यहां से एक वैल्यू निकल जाएगा टी, टी निकलेगा कि नहीं? ये पूरे इक्वेशन में मिसिंग है टी। अब जैसे ही टी निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने में टी का वैल्यू यदि हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे v1 निकल जाएगा और उसके बाद h निकाल लेंगे। h का मतलब कि ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, चलो कैलकुलेशन है, सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। उठा के वैल्यू को उधर लाएंगे। ये कोई कैलकुलेटर यूज करके बताओ क्या आ रहा है? कोई कैलकुलेटर यूज करो, इसका क्या हो रहा है बताओगे? कर रहे हो? कैलकुलेटर को यूज कर रहे हो? सब 0.990 0.99। चलो ठीक है, तो इसको हम 1 बोल सकते हैं। सब ठीक है? 1 अच्छा 1 कैसे होगा? 0.99 नहीं होगा, अच्छे से देखो। तो 1.9908 हाँ 1.99, ठीक है 1.99 यस सर टू अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्स हम लोग ले लेते हैं 2। अब देखो मतलब यहां से यहां तक आने के लिए वो 2 सेकंड लिया, 2 सेकंड कर रहा है। ठीक है, तो बोलेंगे एसी के लिए फॉर एसी h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। कितना डिस्टेंस कवर करेगा? h का मतलब एसी u 0 इंटू t हाफ 9.8 इंटू 2 स्क्वायर है ना। 2 का स्क्वायर मतलब 1 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 9.8 इंटू 2। आंसर देख लीजिए, अप्रोक्स ये है 19.6। ठीक है सर है नहीं हमारे पास वो हम लोग के स्कूल में सर हम लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होमवर्क देते हैं तो उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो उसका तो अभी आंसर नहीं है। ये क्वेश्चन हमारे ख्याल से में भी मिल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बताया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है, एक साथ मतलब लास्ट में बताते हैं ये सब क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, होमवर्क यही है कि इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज को क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, ग्रेविटेशन कंप्लीट है, बस फ्लोटेशन उसमें बचा हुआ पार्ट है। अब थ्रस्ट एंड फ्लोटेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।